हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का बीएड कोर्स प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समसामयिक भारतीय शिक्षा। इसमें आज हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को लिखें। देखिए इसका उत्तर, जब भारत आज़ाद हुआ था तो लोगों ने सोचा कि हमारे स्कूलों की पढ़ाई, खासकर हाई स्कूल की पढ़ाई, क्या सच में बच्चों के लिए अच्छी है? क्या उन्हें आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार कर रही है? तो बहुत से लोगों को लगा कि स्कूलों की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित है और बच्चों को अलग अलग हुनर सीखने या अपनी पसंद के हिसाब से आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही है। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ही साइज के कपड़े को सभी को पहना देना। तो भारत सरकार ने कहा, चलो कुछ एक्सपर्ट को बुलाते हैं और इस मामले को देखते हैं। 1952 में उन्होंने एक खास ग्रुप बनाया जिसका नाम था माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसे आमतौर पे मुदालियर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष एक बहुत ही सम्मानित शिक्षाविद डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। मुदालियर आयोग का मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम था भारत में माध्यमिक शिक्षा यानी हाई स्कूल की पढ़ाई के पूरे सिस्टम को अच्छे से जांचना, इसे बेहतर बनाने के तरीके सुझाना, ताकि वो युवा लोगों और नए आज़ाद भारत की ज़रूरतों को पूरा कर सके। 1948 में भारत सरकार को सलाह देने वाले एक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि भारत की माध्यमिक शिक्षा, जो हाई स्कूल के स्तर की होती है, को ठीक से जांचने के लिए एक आयोग बनाना चाहिए। 1951 में उन्होंने फिर से जोर दिया, इस शिक्षा में बदलाव को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यह एक तरफा थी और बच्चों की अलग अलग रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं पर ध्यान नहीं देती थी। भारत सरकार ने यह बात मानी और 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इसमें 9 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। मुदालियर आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी? तो इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अलग अलग तरह के स्कूल, जिसे बहुउद्देशीय स्कूल भी कहते हैं, आयोग ने कहा कि स्कूलों में बच्चों की अलग अलग रुचियों और क्षमताओं के हिसाब से कई तरह के कोर्स होने चाहिए। उन्होंने बहुउद्देशीय स्कूलों को शुरू करने की सिफारिश की ताकि बच्चे अपनी पसंद के विषय चुन सकें। विकलांग बच्चों के लिए खास स्कूल, विकलांग छात्रों के लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया ताकि उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिल सके। तकनीकी शिक्षा पर जोर, आयोग ने तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और ऐसे स्कूल खोलने की बात की जहां बच्चे तकनीकी कौशल भी सीख सकें। शिक्षा के स्तरों का पुनर्गठन, शिक्षा के पूरे ढांचे को फिर से व्यवस्थित किया गया। पहला, प्राथमिक या जूनियर बेसिक शिक्षा 4 या 5 साल का होगा। जूनियर बेसिक के बाद 3 साल का कोर्स होगा और माध्यमिक स्तर की शिक्षा 3 साल की होगी। इसका मतलब था कि इंटरमीडिएट कॉलेजों की जगह हायर सेकेंडरी सिस्टम लागू किया गया। प्रैक्टिकल काम पर जोर, सेकेंडरी स्तर के पाठ्यक्रम में केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल काम पर भी बल दिया गया। नए विषयों को शामिल करना, शिक्षा में व्यक्तिगत विकास, सामाजिक कौशल, व्यवहारिक गतिविधियाँ और नए विषय को जोड़ने का सुझाव दिया गया। पुस्तकालय और सहायक सामग्री, स्कूलों में अच्छी पुस्तकालयों और दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे वीडियो और ऑडियो को इकट्ठा करने पर जोर दिया गया ताकि पढ़ाई को और ज़्यादा रोचक बनाया जा सके। बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए गतिविधियाँ, छात्रों में अच्छे गुणों और चरित्र को विकसित करने के लिए स्काउटिंग, रेड क्रॉस, एनसीसी, नैतिक शिक्षा और दूसरी सपाठ्यक्रम गतिविधियाँ जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने की बात कही गई। छात्रों को मार्गदर्शन और स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूलों में छात्रों को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उनके स्वास्थ्य के लिए खेलों का आयोजन किया जाए और समय समय पर डॉक्टरों से उनकी जांच कराई जाए। उसके बाद है शिक्षकों की स्थिति में सुधार। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, वेतन, सेवा शर्तों, लाभ योजनाओं और काम के घंटों के बारे में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए ताकि शिक्षकों का स्तर सुधारा जा सके। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं संक्षेप में कि जो मुदालियर आयोग है
वो भारतीय शिक्षा को बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से अधिक व्यवहारिक और विविध और सर्वांगीण बनाने पर जोर देता है। देखिए, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मुदालियर आयोग का। अब जो है सेकंड क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा में समानता के सूचक क्या हैं? शिक्षा में समानता के सूचक क्या हैं? तो शिक्षा में समानता का मतलब है कि हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी भी जाति, धर्म, परिवार या आर्थिक स्थिति से आता हो, एक जैसी शिक्षा पाने का बराबर मौका मिले। इसमें कोई भेदभाव ना हो और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। भारत में हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा हो। संविधान ने कुछ नियम बनाए हैं ताकि समाज में सभी को बराबर माना जाए और इसका असर शिक्षा पर भी पड़ता है। संविधान कैसे शिक्षा में समानता सुनिश्चित करता है? देखिए, भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद कानूनी धाराएं हैं जो शिक्षा में समानता को बढ़ावा देते हैं। पहला, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। यह कहता है कि कानून की नज़र में सभी भारतीय नागरिक एक जैसे हैं। सरकार जाति, धर्म, लिंग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, भाषा या राज्य के नाम पर किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि शिक्षा के नियमों में भी सबको एक जैसा माना जाएगा। उसके बाद है सार्वजनिक जगहों का समान उपयोग। यह बताता है कि हर नागरिक को पार्क, दुकानें, स्कूल, कॉलेज जैसे सभी सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने का बराबर अधिकार है। धर्म, जाति, लिंग या किसी और वजह से किसी को इन जगहों से रोका नहीं जा सकता। इसमें स्कूल और कॉलेज भी शामिल हैं, जहां किसी को भी प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। अगला है सरकारी नौकरियों में समान अवसर। ये जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सभी नागरिकों को एक जैसे अवसर मिले। शिक्षा के बाद जब आप नौकरी ढूंढते हैं तो वहाँ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। छुआछूत का खत्म होना, ये अनुच्छेद 17 में आता है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कहता है। छुआछूत को बढ़ावा देना एक कानूनी अपराध है। इसका शिक्षा पर सीधा मतलब है कि स्कूल कॉलेज में किसी भी बच्चे के साथ उसकी जाति के आधार पर छुआछूत नहीं की जा सकती। उसके बाद अगला अनुच्छेद है 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। यह एक सामान्य नियम है जो कहता है कि सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यह समानता के सिद्धांत को मजबूत करता है। उसके बाद अनुच्छेद 45 और अब अनुच्छेद 21A का हिस्सा हो गया है। इसमें कहा गया है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। अनिवार्य का मतलब है उन्हें स्कूल जाना ही है और मुफ्त का मतलब है इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करता है कि गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। भारतीय संविधान शिक्षा में समानता इसलिए लाता है ताकि हर बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पढ़ने लिखने का पूरा समान मौका मिले और कोई भी बच्चा भेदभाव के कारण शिक्षा से दूर ना रहे। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर था। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के गुणात्मक आयाम क्या है? व्यावसायिक शिक्षा के गुणात्मक आयाम। आजकल देश तरक्की कर रहा है तो शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहे। इसे अलग अलग तरह के लोगों के लिए डिजाइन किया जा रहा है जो समाज और अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। इसलिए शिक्षा को व्यावसायिक बनाना जरूरी हो गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसका संकीर्ण अर्थ यानी सीमित मतलब क्या होगा? व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है लोगों को किसी खास काम या पेशे यानी व्यवसाय के लिए जरूरी हुनर, तकनीक और कौशल सिखाना ताकि वे किसी काम को अच्छे से कर सके, जैसे कार मैकेनिक बनना, कंप्यूटर ठीक करना या कोई शिल्प सीखना। ये सब व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसका व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, इसका व्यापक अर्थ है कि बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा का मतलब ऐसी पढ़ाई जो आपके कामकाजी जीवन के लिए तैयार करे, तकनीकी ज्ञान दे, हुनर सिखाए
और जीवन के लिए उपयोगी बनाए। यह सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, ताकि वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सके। यह आपको सिर्फ काम करने लायक नहीं बनाता, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। अगला पॉइंट है इसमें, व्यावसायिक शिक्षा में क्या शामिल होना चाहिए। पाठ्यक्रम में शामिल करना। पढ़ाई के सिलेबस में सिर्फ सामान्य विषय ही नहीं, बल्कि अलग अलग व्यवसाय से जुड़ा ज्ञान, हुनर और काम करने के तरीके भी शामिल होने चाहिए। जीविकोपार्जन की क्षमता। हर छात्र को सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक हुनर और ज्ञान भी सिखाया जाना चाहिए। इसका मकसद यह है कि जब छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करे तो वह अपनी आजीविका कमाने, रोजगार या अपना काम करने में सक्षम हो सके। यह ऐसी शिक्षा है जो जीवन के लिए उपयोगी है और पैसा कमाने में मदद करता है, और यह आपको अपने जीवन के लिए तैयार करता है। व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख मापदंड क्या है और यह क्यों जरूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। व्यावसायिक शिक्षा देश के आर्थिक विकास और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह तरक्की और समृद्धि का एक मुख्य हिस्सा है। इसके कुछ खास मापदंड या कारण हैं, जैसे पहला, शिक्षा की पुरानी सोच में बदलाव। अब शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने लायक बनना है। यह शिक्षा की पुरानी परंपरा को बदलती है। व्यक्ति का बहुमुखी विकास। यह सिर्फ एक हुनर नहीं सिखाता, बल्कि व्यक्ति को कई तरीकों से विकसित करता है, उसे आत्मनिर्भर बनाता है, समस्याओं को हल करना और उसमें रचनात्मक लाना सिखाता है। समय की मांग। आज दुनिया में हर क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। नई नौकरियां बन रही है और पुरानी खत्म हो रही है। व्यावसायिक शिक्षा हमें इन बदलावों के साथ साथ चलने में मदद करती है। बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति। जब लोगों के पास कोई खास हुनर होगा तो उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होगी और वे अपना काम शुरू कर पाएंगे। इससे बेरोजगारी कम होती है। जीविकोपार्जन की क्षमता विकसित करना। यह छात्रों को खुद पैसा कमाने लायक बनाती है, चाहे वो नौकरी करके हो या फिर व्यवसाय करके। उसके बाद है आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति। जब देश के ज़्यादातर लोग हुनरमंद होंगे तो उनके काम धंधे या उद्योग तेज़ी से बढ़ेंगे, नए आविष्कार होंगे और इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा का गुणात्मक आयाम यह है कि यह आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करता है। यह आपको हुनरमंद बनाता है और देश की तरक्की में योगदान करने लायक बनाता है। यह आपके जीविकोपार्जन का माध्यम बनता है और आपके आर्थिक विकास और देश के आर्थिक विकास में योगदान करता है। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन से आप क्या समझते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति को लागू करने का मतलब है सरकार ने शिक्षा में जो बदलाव लाने की सोची है उसे ज़मीन पर कैसे उतारा जाए। आइए इसे एक एक करके आसानी से समझते हैं। पहला, शिक्षा का राष्ट्रीय महत्व। इस नीति में पहली बार कहा गया है कि शिक्षा देश के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसे एक सामान्य विषय नहीं, बल्कि पूरे देश की तरक्की का आधार माना गया है। पूरी योजना और पैसा। यह भारत की पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसके लिए सिर्फ बात नहीं की गई, बल्कि उसे लागू करने की पूरी योजना बनाई गई। साथ ही यह भी तय किया गया कि इस योजना को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। पहले की नीतियों में अक्सर योजनाएं तो बनती थी, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए ठोस तरीके या पैसे का इंतजाम नहीं होता था। 10+2+3 शिक्षा पैटर्न। इस शिक्षा नीति में शिक्षा संरचना 10वीं तक की पढ़ाई, फिर 11वीं, 12वीं और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने पर जोर दिया गया। साथ ही 10वीं तक के लिए जरूरी विषय और 11वीं 12वीं के लिए स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से विषयों को बनाने पर भी बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा हमेशा से जरूरी। वैसे तो प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन को मुफ्त और अनिवार्य करने की बात हमेशा होती रही है। इस नीति ने भी इस पर जोर दिया। नवोदय विद्यालय। इस नीति के तहत हर जिले में गति निर्धारक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। इन्हीं के तहत आज पूरे देश के लगभग सभी जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को
अच्छी शिक्षा देते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इस नीति में क्या है, इस नीति ने खुले विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज स्थापित करने की बात कही थी, ताकि वे लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके जो किसी वजह से रोजाना कॉलेज नहीं जा सकते। इसी के तहत दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू भी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई, जो ऐसे युवाओं को घर बैठे उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। तकनीकी शिक्षा को अपडेट करना। इस नीति में कहा गया है कि तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम को हमेशा नया और आधुनिक रखा जाए, ताकि छात्र इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार हो सकें। शिक्षकों में सुधार। शिक्षकों को स्तर सुधारने के लिए प्रशिक्षण को बेहतर बनाने पर भी इस नीति में बहुत जोर दिया गया, क्योंकि अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक बहुत ज़रूरी हैं। परीक्षा और मूल्यांकन में सुधार। शिक्षा को भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाने के लिए परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार पर बल दिया गया। इस नीति के बाद से मूल्यांकन के तरीकों में काफ़ी सुधार हुआ है। योजना और ठोस सुझाव। जैसा कि बिंदु 2 में बताया गया, इस नीति की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसने योजना भी बनाई और उसे लागू करने के लिए ठोस सुझाव भी दिए। पहले की नीतियाँ सिर्फ घोषणाएं करती थी। समान शैक्षिक अवसर, ठीक है, ये अगला पॉइंट है, समान शैक्षिक अवसर। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके 1992 के संशोधित रूप ने शैक्षिक अवसरों को समानता प्राप्त करने पर बहुत जोर दिया। इसका मतलब है कि हर बच्चे को, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, शिक्षा के समान अवसर मिले। इसके लिए कई ठोस कदम उठाने पर बल दिया गया। इस प्रकार हम इसे संक्षेप में कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति सिर्फ एक कागज़ पर लिखी हुई योजना नहीं थी, बल्कि इसे ज़मीन पर उतारने के लिए विस्तृत योजनाएं, जरूरी वित्त और ठोस कदम थे, ताकि इस शिक्षा को बेहतर और सबके लिए सुलभ बनाया जा सके। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा 2 मिनट के लिए पानी पी लेते हैं। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, सभी शिक्षण संस्थानों के लिए पैमाने होने की समस्याएं क्या है। कल्पना कीजिए कि आप अलग अलग तरह की दुकानों को सिर्फ एक ही नियम से आंक रहे हैं, जैसे कि हर दुकान को सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जियों की दुकान के आधार पर आंकना। चाहे वो कपड़े की दुकान हो, किताबों की दुकान हो, क्या यह सही होगा? नहीं, क्योंकि हर दुकान का मकसद और काम अलग है। यही समस्या सभी शैक्षिक संस्थानों जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय को मापने के लिए एक ही पैमाने, कसौटी का इस्तेमाल करने में आती है। आइए इसे और समझते हैं। समस्या क्या है इसका? भारत में आजकल बहुत सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल गए हैं। हम सब जानते हैं कि अच्छी शिक्षा ही देश की तरक्की और विकास की कुंजी है। इसके लिए हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जो दुनिया के बेहतरीन संस्थानों जैसी हो। आजकल विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय उसे कहते हैं जो पूरी दुनिया की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर उनका हल निकाले। लेकिन असली दिक्कत कहाँ है? मापन करने वाली एजेंसियों की सोच। जो एजेंसियां इन संस्थानों की गुणवत्ता तय करती है, वे अक्सर सिर्फ 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती है। पहला, आउटपुट यानी नतीजा, मतलब कितने छात्र पास हुए हैं और कितनों को नौकरी मिली है, कितनी रिसर्च पेपर छपे। उसके बाद अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पहचान, मतलब संस्थान कितना ग्लोबल है, कितने विदेशी छात्र या प्रोफेसर हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप हैं। अगला पॉइंट है संस्थानों पर दबाव। इस वजह से संस्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को पूरा करने के लिए सिर्फ ऐसे शोध पर जोर देने लगते हैं जिन्हें विश्व स्तर पर पहचान मिले। इससे उन्हें विश्व स्तरीय बनने में तो मदद मिलती है, लेकिन एक ही पैमाने की समस्याएं क्या है? जब आप हर तरह के शैक्षिक संस्थान को एक ही पैमाने पर नापते हैं तो ये दिक्कतें आती है। विविधता की अनदेखी। भारत में आईआईटी जैसे तकनीकी संस्थान भी हैं, कला और संस्कृति के विश्वविद्यालय भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा देने वाले संस्थान भी हैं। इन सभी का उद्देश्य, छात्रों का वर्ग और काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। एक ही पैमाना इन सभी की अनूठी भूमिका और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता है। स्थानीय ज़रूरतों की अनदेखी। कई संस्थान स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कृषि विश्वविद्यालय स्थानीय किसानों को मदद करते हैं। यदि
उन पर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शोध का दबाव होगा तो वे अपनी स्थानीय प्रासंगिकता खो सकते हैं। शिक्षण पर कम ध्यान। अगर मूल्यांकन केवल आउटपुट और शोध पर हो केंद्रित होगा तो हो सकता है कि संस्थान छात्रों को पढ़ाने सिखाने की गुणवत्ता पर कम ध्यान दे। उसके बाद है दबाव और असंतुलन। छोटे या नए संस्थानों पर विश्व स्तरीय बनने का अनावश्यक दबाव आ सकता है, जबकि उनकी प्राथमिकता कुछ और होनी चाहिए, जैसे बेसिक शिक्षा को मजबूत करना। गलत तुलना। एक मेडिकल कॉलेज की तुलना इंजीनियरिंग कॉलेज या आर्ट्स कॉलेज से एक ही कसौटी पर करना अनुचित और भ्रामक हो सकता है। इस भारत में समाधान के क्या प्रयास है? भारत ने इस समस्या को समझा है और हाल ही में शैक्षिक संस्थानों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जैसे एक राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई गई है। यह अलग अलग श्रेणियों जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग पैमाने का इस्तेमाल करती है। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAAC भी उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन यानी एक्रीडिटेशन कर रही है। ये संस्थाएं शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी और गुणवत्ता पर जोर देती है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों से सीख लेती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सभी शैक्षिक संस्थानों को एक ही कसौटी पर आंकना सही नहीं है, क्योंकि हर संस्थान का अपना अलग उद्देश्य होता है, छात्र समूह और काम करने का तरीका होता है। हमें ऐसे पैमाने चाहिए जो उनकी विविधता और विशिष्ट भूमिका को पहचान सके। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रमाणन प्रत्यायन अभिकरण के कार्य को लिखें। ठीक है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर एक होल मार्क या ISI मार्क लगा होता है, जो यह बताता है कि यह सामान अच्छी गुणवत्ता का है और भरोसेमंद का है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में कुछ एजेंसियां होती है जो यह जानती है कि स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं या नहीं। उन्हें एजेंसियों का प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन या प्रत्यायन एक्रीडिटेशन अभिकरण कहते हैं। इनका मुख्य काम यह देखना है कि शिक्षा संस्थान कितने अच्छे और उन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए। उनके प्रमुख काम यह है संस्थानों को ग्रेड देना। ये एजेंसियों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उनकी पढ़ाई, सुविधाएं और प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड देती है, जैसे ABC या स्टार रेटिंग। इससे पता चलता है कि कौन सा संस्थान कितना अच्छा है। अगला पॉइंट है गुणवत्ता सुधारना। ठीक है, गुणवत्ता सुधारना। इनका मकसद इन संस्थानों में पढ़ाई, रिसर्च, शोध और पूरे माहौल की गुणवत्ता को और मजबूत करना है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि संस्थानों में अच्छी पढ़ाई हो और रिसर्च का काम भी बेहतर हो। लक्ष्य पूरा करने में मदद। ये एजेंसियां संस्थानों की मदद करती है ताकि वे अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा कर सकें। जैसे अगर किसी संस्थान का लक्ष्य अच्छी इंजीनियर तैयार करना है तो यह एजेंसी उसे लक्ष्य को पाने में मदद करती है। बदलाव और सुधार को बढ़ावा देना। ये एजेंसियां संस्थानों को नए विचार, नवोन्मेष, सुधार और ज़रूरी बदलाव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और वे चाहती है कि संस्थान समय के साथ खुद को बेहतर बनाते रहें। आत्म-मूल्यांकन और जवाबदेही। ये एजेंसियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोगों, संस्थानों द्वारा खुद का मूल्यांकन करने और अपने जवाबदेही तय करने को बढ़ावा देती है। इसका मतलब है कि संस्थान खुद अपनी कमियों को पहचाने और उनके लिए जवाबदेह हो। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक स्कूलों का विस्तार को लिखें। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्ट में SSA भी बोलते हैं, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक होती है, उन्हें देना है। यह सिर्फ स्कूल खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा, खासकर जो वंचित या पिछड़े इलाकों से है, स्कूल जा सके और अच्छी शिक्षा पा सके। इस अभियान ने प्राथमिक स्कूलों को बढ़ावा देने और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कई काम किए हैं। पहला, स्कूल खोलना आसान बनाना।
जिन बस्तियों, गाँव या छोटों इलाकों में 300 या इससे ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ से 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी प्राथमिक स्कूल नहीं है, वहाँ नए प्राथमिक स्कूल खोले जाए। इसका मतलब है कि किसी भी बच्चे को स्कूल जाने के लिए ज़्यादा दूर ना चलना पड़े। हर स्कूल में शिक्षक, यह सुनिश्चित किया गया कि हर प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक हो, साथ ही बच्चों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो ताकि पढ़ाई ठीक से हो सके। मुफ्त किताबें। सर्व शिक्षा अभियान की एक बड़ी सफलता यह है कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लड़कों और सभी लड़कियों को मुफ्त पाठ्यक्रम मिलती रहे। इससे गरीब परिवारों पर किताबों का बोझ नहीं पड़ता है। गुणवत्ता पर ध्यान और विशेष देखभाल। यह अभियान बच्चों में जीवन कौशल सुधारने और गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक शिक्षा देने पर जोर देता है। लड़कियों और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों जैसे विकलांग बच्चों पर खास ध्यान दिया जाता है ताकि वे भी स्कूल आ सके और पढ़ सके। तकनीक और मिड डे मील। यह अभियान बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने की कोशिश करता है ताकि वे तकनीक के क्षेत्र में पीछे ना रहें। बच्चों की स्कूल उपस्थिति बढ़ाने और उन्हें पोषण देने के लिए मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। इसने बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि उन्हें वहां भोजन मिलता था। संक्षेप में, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था हर बच्चे तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाना, खासकर उन बच्चों तक जो समाज के हाशिए पर हैं। उसने नए स्कूल खोले, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई, मुफ्त किताबें दी और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं शुरू की। सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता का मुद्दा। ठीक है, अब देखिए सरकारी स्कूल में गुणवत्ता का मुद्दा क्या है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय है। सरल शब्दों में कहें तो शिक्षा की गुणवत्ता का मतलब है बच्चे स्कूल में कितना और क्या सीख रहे हैं। मुख्य समस्या क्या है इसकी? संसाधनों की कमी। अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षा के लिए स्कूलों में लाइब्रेरी, ज़रूरी टीचिंग मटेरियल जैसे चार्ट, मॉडल और दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में अक्सर इनकी कमी होती है। नामांकन पर ज़्यादा ध्यान और गुणवत्ता पर कम। राज्यों में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाने की होड़ लगी है। वे बच्चों को स्कूल लाने में तो सफल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छी पढ़ाई देने पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सीखने का निम्न स्तर। आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारत में लगभग 40% बच्चे जो कक्षा 5 में हैं वे कक्षा 2 की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। इसी तरह कक्षा 5 के लगभग 57% बच्चे साधारण गणित के सवालों को भी हल नहीं कर पाते हैं, जो कक्षा 2 के बच्चों को आना चाहिए। ये कमज़ोर नतीजे दिखाते हैं कि बच्चों को जो सिखाया जा रहा है वो प्रभावी नहीं है। शिक्षकों की चुनौती। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि शिक्षकों को भी बुनियादी बातें भी बच्चों को ठीक से समझाने में दिक्कत आ रही है। वे शायद बच्चों को सिर्फ रटा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। स्कूल छोड़ने की दर। निचली कक्षाओं में खासकर 1 और 2 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चे शुरुआत में ही पढ़ना लिखना और गिनती नहीं सीखेंगे, उनके लिए आगे की कक्षाओं में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका समाधान क्या है? इन समस्याओं को हल करने के लिए कक्षा 1 और 2 में पढ़ाने के तरीकों में सुधार करने की ज़रूरत है। बच्चों को कम से कम बुनियादी पढ़ने और गिनने के हुनर आने चाहिए ताकि वे आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। अगला क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा नीति। ठीक है, स्त्री शिक्षा हेतु नई नीति जो 1986 में था उसकी सिफारिशों को लिखें। देखिए, आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को शिक्षा के अवसर देना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। 1951 से 1981 के बीच महिलाओं में साक्षरता, पढ़े लिखे होने की दर 7.93% थी, जो अब बढ़कर 24.82% हो गई है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद शिक्षा प्रणाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। इसलिए नई शिक्षा नीति 1986 ने महिलाओं की समानता के लिए कुछ खास लक्ष्य और सुझाव दिए, जैसे लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा मिले। इसके लिए एक समय सीमा तय की जाए ताकि लक्ष्य जल्दी पूरा हो सके।
महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा 1995 तक 15 से 35 साल की उम्र की महिलाओं को पढ़ाना लिखाना भी एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरा किया जाए। महिलाओं को तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश, महिलाओं को व्यावसायिक, तकनीकी और नई उभरती तकनीकी से जुड़ी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा देने का कोशिश किया जाए। इसका मतलब यह है कि उन्हें सिर्फ पारंपरिक विषयों तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में भी पढ़ाया जाए जहां करियर के अवसर हो। नई शिक्षा नीति का बड़ा उद्देश्य, इस नई नीति शिक्षा में ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई जिससे महिलाओं की स्थिति मूलभूत परिवर्तन लाया जा सके। इसके लिए सशक्तिकरण की भूमिका, शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने और सही निर्णय लेने में मदद करेगी। नए मूल्यों का विकास, नए पाठ्यक्रम और किताबों, पाठ्यपुस्तकों के जरिए ऐसे नए विचारों और मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा जो महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाए। महिलाओं की पढ़ाई को प्रोत्साहन, महिलाओं से संबंधित विषयों और उनके इतिहास की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोग महिलाओं के योगदान और मुद्दे के प्रति जागरूक हो। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 1986 जिसका उद्देश्य महिलाओं का केवल शिक्षित होना ही नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना ताकि वे समाज में बराबरी में हो सके और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान हो। 10वां क्वेश्चन है, कोठारी आयोग द्वारा सुझाई गई सामान्य शिक्षा प्रणाली क्या है? कोठारी आयोग जो कि 1964 से 66 तक है, इसमें भारतीय शिक्षा में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई थी। उनकी एक अहम सिफारिश थी सामान्य शिक्षा विद्यालय पद्धति यानी कॉमन स्कूल सिस्टम। यह क्या थी? कोठारी आयोग का यह मानना था कि भारत में शिक्षा में सुधार तभी हो सकता है जब स्कूलों का प्रशासन, स्कूल जो चलाते हैं और उनकी देख रेख निरीक्षण सही और सपोर्टिव तरीके से हो। उस समय भारत में इसकी बहुत कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए एक आयोग ने एक सामान्य विद्यालय पद्धति बनाने का सुझाव दिया। इसका मतलब था कि सभी स्कूलों को एक छत के नीचे लाना। इसमें सभी सरकारी स्कूल, स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, सरकार से सहायता प्राप्त यानी एडेड स्कूल शामिल थे। एक जैसा प्रबंधन, आयोग ने देखा कि देश में अलग अलग तरह के स्कूल थे और इन सभी स्कूलों को चलाने वाले सिस्टम भी अलग अलग थे। आयोग ने सुझाव दिया कि अगले 20 सालों यानी 1985 से 86 तक इन सभी स्कूलों का अलग अलग प्रणालियों को खत्म करके एक ही तरह की सामान्य विद्यालय प्रबंधन पद्धति बनाई जाए। शिक्षा विभाग की भागीदारी, देखिए इन स्कूलों को चलाने वाली कमेटियों में शिक्षा विभाग के लोगों को भी शामिल किया जाए। खराब प्रबंधन पर कार्रवाई, यदि कोई स्कूल प्रबंधन समिति अपने स्कूल को ठीक से नहीं चला पाता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाए या फिर भंग कर दिया जाए। इसका सीधा सा मतलब है कोठारी आयोग यह चाहता है कि भारत में सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी परिवार, जाति या धर्म के हो, एक ही तरह के अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूल में पढ़े। इसका लक्ष्य स्कूलों के बीच के भेदभाव को ख़त्म करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्कूलों का प्रबंधन और देखरेख एक जैसे उच्च मानकों पर हो। तो ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग 10 ही क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो में आप लोग 10 क्वेश्चन पढ़िए। अब हम लोग आगे का वीडियो में 11 से आगे का क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये 11वां नंबर क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल क्या है? तो अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है कर लिया है और अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा और इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर है, स्वयं पोर्टल क्या है? स्वयं का मतलब होता है, देखिए स्वयं शॉर्ट फॉर्म में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्या बोला? स्वयं का मतलब स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है। आसान शब्दों में इसे समझ सकते हैं हम लोग कि यह मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत सरकार पूरे देश के छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराती है। ये जो स्वयं है ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
और इसको जो है भारत सरकार मुफ्त में ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है। उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स, इन कोर्सेज को IITs, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे भारत के टॉप सरकारी संस्थानों के जाने माने प्रोफेसर तैयार करते हैं और पढ़ाते हैं। सभी स्तरों के लिए छात्र यहाँ पर कोई भी कोर्स चुन सकते हैं, चाहे वह स्कूल स्तर का हो, कॉलेज स्तर का हो या फिर विश्वविद्यालय स्तर का हो। ज्ञान सुधारने का मौका, यह पोर्टल शिक्षकों और छात्रों दोनों को किसी खास विषय के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने या नए ज्ञान सीखने का मौका देता है। सरकार का लक्ष्य, शिक्षा मंत्रालय का मुख्य मकसद स्वयं पोर्टल के जरिए देश भर के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और छात्रों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, ऑनलाइन पढ़ाई की सामग्री प्रदान करना है। संक्षेप में हम बोल सकते हैं कि स्वयं जो है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप भारत के कुछ बेहतरीन शिक्षकों से मुफ्त में कोई भी कोर्स सीख सकते हैं, वह भी अपने घर बैठे। यह भारत की शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने और उसे सभी तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है SCERT, ठीक है, SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसकी भूमिका लिखिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे केंद्र सरकार के लिए NCERT काम करती है, वैसे ही राज्य सरकार के लिए SCERT स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हर राज्य के शिक्षा विभाग के लिए एक प्रमुख सलाहकार संस्था है। इसका मुख्य काम राज्य में स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाना है। SCERT के क्या काम हैं, चलिए देखते हैं। पहला है इसका शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर उठाना है, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च हो या फिर माध्यमिक हो। अनुसंधान और प्रशिक्षण, यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक रिसर्च अनुसंधान करती है, अच्छी शैक्षिक प्रथाओं को प्रसारित करती है और शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है। सरकार को सलाह, यह राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को सलाह देती है कि स्कूली शिक्षा से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए। शैक्षिक सामग्री और नेतृत्व, यह स्कूलों को शैक्षिक सामग्री जैसे सिलेबस, शिक्षण विधियाँ को अपडेट करने में मदद करती है, शिक्षकों और शिक्षाविदों को नेतृत्व प्रदान करती है और उन्हें जरूरी सुझाव देती है। नए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, शिक्षा से जुड़े नए ट्रेंड्स और तरीकों को बढ़ावा देने के लिए यह नवाचार कार्यक्रमों का आयोजन करती है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए गतिविधियाँ, यह छात्रों के समग्र विकास, सर्वांगीण विकास के लिए कई रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करती है, जैसे कि विज्ञान मेला, ड्रामा और नाटक, विज्ञान संगोष्ठियाँ, युवा संसद, लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता। शैक्षिक सामग्री का प्रकाशन, यह शिक्षा से संबंधित किताबें, गाइड और अन्य शैक्षिक साहित्य भी प्रकाशित करती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि SCERT राज्य स्तर पर उस स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, सरकार को सलाह देने और छात्रों को विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने वाली मुख्य संस्था है। तो SCERT राज्य के लिए काम करती है और NCERT केंद्र के लिए काम करती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का माध्यमिक शिक्षा में योगदान क्या है? देखिए NCERT नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्या फुल फॉर्म हुआ इसका? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है जो पूरे देश में स्कूली शिक्षा प्राइमरी से प्री प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक में सुधार के लिए काम करती है। माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 9 से 12 तक में इसका बहुत बड़ा योगदान है। NCERT माध्यमिक शिक्षा में क्या करती है? पहला, उद्देश्यों में बदलाव और पटचर्या तैयार करना। यह समय समय पर स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों को बदलती रहती है ताकि वे आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से हो। फिर उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर पूरे देश के लिए एक मूल पाठ्यचर्या तैयार करती है। दूसरा पॉइंट है मानक पाठ्य पुस्तकें तैयार करना। NCERT स्कूली शिक्षा के अलग अलग स्तरों जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए मानक गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें तैयार करती है। ये किताबें पूरे देश में स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं।
मूल्यांकन के नए तरीके। यह स्कूली स्तर पर छात्रों के मूल्यांकन के लिए नए और बेहतर तरीके विकसित करती है। आपके उत्तर में यह बिंदु अधूरा है, लेकिन इसका आशय मूल्यांकन से जुड़ा है। एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम तय करती है, किताबें बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि पूरे देश में बच्चों को एक जैसी और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। यह शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करती है और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, समेकित दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? समेकित दृष्टिकोण का मतलब है बच्चों को चीज़ों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ जोड़कर सिखाना। जैसे हम गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं, समेकित दृष्टिकोण बताता है कि इन सभी विषयों को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है। सोचिए, जब गणित में आप कोई समस्या हल कर रहे हैं तो उसे सामाजिक विज्ञान या विज्ञान की किसी असली दुनिया की स्थिति से जोड़कर समझाया जाए। तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 15वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम का स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, MLL। यह तय करता है कि प्राथमिक स्तर में पढ़ने वाले हर बच्चे को एक निश्चित कक्षा तक आते आते कम से कम कितनी जानकारी और कौशल आना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि हर बच्चे को अपनी कक्षा के अनुसार कुछ बुनियादी चीज़ें आनी ही चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा तीसरी कक्षा में है तो उसी तीसरी कक्षा की पाठ्यक्रम की सबसे ज़रूरी बातें पता होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, सभी को सीखने का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त हो। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है ताकि हर बच्चा पढ़ाई के अंत में अपनी कक्षा के हिसाब से सक्षम बन सके। तो 15वां नंबर क्वेश्चन था न्यूनतम अधिगम से आप क्या समझते हैं, ये कंप्लीट हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय स्कूल क्या है। देखिए, बहुउद्देशीय स्कूल ऐसे स्कूल होते हैं जहां बच्चों को सिर्फ एक ही तरह की पढ़ाई नहीं कराई जाती, बल्कि उन्हें कई अलग अलग विषयों और उनके रुचियों के हिसाब से पढ़ने का मौका मिलता है। शुरुआत कहाँ हुई थी इसके? दूसरे देशों जैसे इंग्लैंड, जिन्हें मल्टी लेवल स्कूल कहते हैं, और अमेरिका, जिन्हें कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल या मल्टीपर्पज़ स्कूल कहते हैं। ऐसे स्कूल पहले से चले आ रहे थे। भारत ने भी सोचा कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमें भी बच्चों को अलग अलग विकल्प देने चाहिए। भारत में सरकार ने भी ऐसे स्कूल शुरू किए। जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह सुझाव दिया कि इन स्कूलों में विज्ञान, कला के साथ साथ टेक्निकल यानी तकनीकी, कृषि यानी खेतीबाड़ी और वाणिज्य यानी व्यापार जैसे विषय भी पढ़ाए जाएँ। मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार बहुउद्देशीय स्कूल का मकसद यह है कि हर बच्चे को अपनी अलग अलग रुचियों, क्षमताओं और लक्ष्य के अनुसार स्कूल मिले। ये स्कूल हर बच्चे को अपनी पसंद के विषय चुनने का मौका देते हैं ताकि वे अपने स्वाभाविक योग्यताओं को निखार सकें। इसका मतलब यह है कि ये स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि बच्चों को व्यावहारिक काम करने और सीखने और उनके मानसिक और सांस्कृतिक विकास में भी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के उद्देश्यों को लिखें। भारतीय शिक्षा आयोग जो 1964 से 66 में बना था का मुख्य लक्ष्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना था, जांच करना। इसका पहला काम यह था कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसमें क्या कमियां हैं और लोग उससे क्यों असंतुष्ट हैं, यह सब पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव देना। समान शिक्षा, पूरे देश के लिए एक जैसी शिक्षा प्रणाली बनाने का सुझाव देना ताकि यह शिक्षा देश की आज की ज़रूरतों को पूरा कर सके और भविष्य के लिए बच्चों को तैयार कर सके। व्यवस्था और प्रशासन, शिक्षा की पूरी व्यवस्था और प्रशासन, स्कूल कैसे चलाए, नियम कानून क्या हो, को बेहतर बनाने के लिए सरकार को सुझाव देना। प्रचार और सुधार, हर स्तर पर शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और उसकी गुणवत्ता को सुधारना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था? भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य, जो कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में बना था। ये क्वेश्चन आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, का क्रियान्वयन और उनके प्रभाव को लिखें। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का मकसद माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाना और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना था। इसको लागू कैसे किया गया? RMSA को जिला और राज्य स्तर पर लागू करना एक चुनौती भरा काम था। इस योजना का मुख्य काम उन बच्चों की मदद करना था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं,
ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह उन बच्चों की ज़रूरतों और सपना को पूरा करने में मदद करती है। काम करने का तरीका, यह योजना समाज, ग्राम पंचायतों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करती है। इसमें काम की प्रगति की निगरानी की जाती है और व्यवस्था को ठीक से चलाया जाता है। समन्वय, हर राज्य में RMSA की अपनी कार्य योजना समितियाँ होती है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती है। सहायता, इसे लागू करने में कई संगठन और संस्थाएं मदद करती है। एक राष्ट्रीय टीम है जो पढ़ाने के तरीके, पाठ्यक्रम, सीखने की सामग्री, टेक्नोलॉजी जैसे ICT और पढ़ाई के मूल्यांकन को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन देती है। तकनीकी सहयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक तकनीकी दल भी है जो राज्य की टीमों को तकनीकी और प्रबंधन संबंधी मदद और विशेषज्ञता देती है। इससे बच्चे समझ पाते हैं कि वे जो सीख रहे हैं वह सिर्फ किताब में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी काम आता है। इससे उनकी समझने की शक्ति बढ़ती है और वे अलग अलग विषयों की जानकारी को मिलाकर बेहतर ढंग से सोच पाते हैं। तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन हो गया, जो कि था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS का क्रियान्वयन और उसके प्रभाव के बारे में था। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है DIET डाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डाइट। DIET डाइट के कार्यों को लिखें। शैक्षणिक उन्नयन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। DIET का मतलब है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। यह हर राज्य के हर जिले में बनाए जाते हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। डाइट का मतलब होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। D जिला डिस्ट्रिक्ट, I शिक्षा मतलब I हो गया आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यह हर राज्य के हर जिले में बनाए गए हैं ताकि शिक्षा को व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। डाइट के मुख्य काम क्या है? पहला है शिक्षकों को तैयार करना। ये नए शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उन्हें नई चीज़ सीखने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, प्री डिप्लोमा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े लोगों जैसे प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक को लगातार सीखते रहने में मदद करते हैं। स्कूलों की मुखियाओं को सिखाना, स्कूलों के प्रधानाचार्यों, प्रिंसिपल और शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधकों को स्कूल चलाने और योजना बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। समुदाय को जोड़ना, गांव के नेताओं और समाज सेवी संस्थाओं के लोगों को शिक्षा के बारे में जानकारी देते हैं ताकि वे स्कूलों को बेहतर बनाने में मदद कर सकें। स्कूलों की मदद करना, जिला बोर्ड के स्कूलों और अन्य विद्यालयों को शिक्षा से जुड़ी मुश्किलों में सलाह और सहायता देते हैं। नए प्रयोग करना, शिक्षा में नए प्रयोग क्रियात्मक अनुसंधान करवाते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन, प्री डिप्लोमा और प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों की जांच करते हैं कि वे कितने प्रभावी हैं। अध्ययन केंद्र चलाना, शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए अध्ययन केंद्र चलाते हैं जहां वे नई चीज़ें सीखते हैं। सलाहकार की भूमिका, यह एक सलाहकार देने वाले और परामर्श गाइडेंस देने वाले संस्था के रूप में भी काम करते हैं। गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं, वर्कशॉप, सेमिनार, अभिन्यास कार्यक्रम, जिसे ओरिएंटेशन कोर्स भी कहते हैं, आयोजित करते हैं। यह संस्थान NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ मिलकर काम करता है और उनकी सामग्री का उपयोग करता है। इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षकों को उनके काम में बेहतर बनाने में मदद करना है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक शिक्षा का महत्व लिखें। व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को लिखें। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है ऐसी पढ़ाई जो आपको सीधे कोई काम या नौकरी दिला सके। यह आज के समय में बहुत ज़रूरी है। इसका महत्व क्यों है? पहला तो रोजगार मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा लोगों को नौकरी पाने के लिए तैयार करती है। इससे कुशल कारीगरों की कमी पूरा हो जाती है। उद्देश्यहीन पढ़ाई से बचाव, बहुत से छात्र बिना किसी खास लक्ष्य के सिर्फ डिग्री लेने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा ऐसे छात्रों के लिए अच्छा विकल्प है। जीवन जीने के लिए तैयारी, हमारी आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देती है, उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने या रोजगार के लिए तैयार नहीं करती। व्यावसायिक शिक्षा इस कमी को पूरा करती है। देश का विकास, यह बच्चों को ऐसे कौशल सिखाती है जिनकी बाजार में मांग है
जिससे राष्ट्रीय उत्पादन और विकास में मदद मिलती है। व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य: गांव का विकास और रोजगार, ग्रामीण इलाकों में विकास हो और लोगों को काम मिले। बेरोजगारी कम करना, देश में बेरोजगारी और गरीबी कम हो। उत्पादन बढ़ाना, देश में चीज़ों का उत्पादन बढ़े और राष्ट्रीय विकास हो। कुशल मजदूर तैयार करना, उद्योगों के लिए ऐसे लोग तैयार हो जो काम में निपुण हो। उच्च शिक्षा में भीड़ कम करना, सिर्फ वही छात्र उच्च शिक्षा में जाए जो वास्तव में योग्य हो, बाकी व्यावसायिक शिक्षा लेकर रोजगार पा सकें। रुचि बढ़ाना, छात्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति रुचि बढ़ाना। स्वरोजगार को बढ़ावा देना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे अपने खुद की नौकरी या व्यवसाय शुरू कर सकें। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET से आप क्या समझते हैं? सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद NCVET नाम की एक नई संस्था बनाई है। इसे दो पुरानी संस्थाओं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी को मिलाकर बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कौशल विकास से जुड़े सभी कामों को बेहतर तरीके से चलाना और नियंत्रित करना है। इसके मुख्य काम कौन कौन से हैं? पहला, मान्यता देना और नियम बनाना। यह उन संस्थाओं को मान्यता देती है और उन पर नियम लागू करती है जो कौशल से जुड़ी जानकारी देती है, परीक्षाएं लेती है या योग्यताएं तय करती है। क्षमताओं को मंजूरी देना, यह उन योग्यताओं को मंजूरी देती है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग या संगठन तय करते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों को नियंत्रित करना, यह व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों पर नियंत्रित रखती है ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें। अगला है शिकायतों का निपटारा। अगर कौशल विकास से जुड़ी कोई शिकायत है तो उसका समाधान करती है। यह इस क्षेत्र में रिसर्च भी करती है और जानकारी फैलाती है। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 22 क्वेश्चन नंबर है, मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, ये क्या है? मिड डे मील योजना केंद्र सरकार की एक पहल है जिसके तहत पूरे देश के सरकारी, प्राथमिक और जूनियर माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का मुफ्त भोजन दिया जाता है। इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। इसमें खर्च का अनुपात, ये जो इस योजना में जो खर्च है, केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% उठाती है। यानी इस योजना का खर्च केंद्र सरकार 75% और जो राज्य सरकार है 25% उठाती है। भोजन सामग्री, सरकारी स्कूलों को गेहूं, चावल और अन्य ज़रूरी चीज़ें देती है। रसोइया और सहायक, हर 25 बच्चों पर एक रसोइया और एक सहायक होते हैं। अगर 25 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 रसोइया और 2 सहायक रखे जाते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। इसे पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहते हैं। यानी जो मिड डे मील योजना है उसका दूसरा नाम पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? ये जो है छात्रों की संख्या को बढ़ाने पर जोर देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करता है। इसका दूसरा उद्देश्य है पढ़ाई बीच में ना छोड़े, बच्चों को प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने से रोकना इसका उद्देश्य है। नियमित उपस्थिति, बच्चों को रोज़ स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्वास्थ्य लाभ, पौष्टिक भोजन देकर बच्चों को स्वस्थ रखा जाए। भाईचारा बढ़ाना, सभी बच्चों को साथ में भोजन करवाकर उनमें भाईचारे की भावना पैदा करना। जातिगत भेदभाव को ख़त्म करना मिड डे मील योजना का उद्देश्य है। तो हमारा मिड डे मील योजना जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, जिसको NIOS भी कहते हैं, इसके उद्देश्य और कार्य लिखें। देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, जिसे NIOS कहते हैं, एक ऐसा संगठन है जो भारत सरकार और राज्य सरकार को खुली और दूरस्थ शिक्षा के बारे में सलाह और मार्गदर्शन देता है। इसका मुख्य काम उन लोगों को शिक्षा देना है जो नियमित स्कूल नहीं जा पाते हैं। NIOS के मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या हैं? तो NIOS के मुख्य का उद्देश्य है सलाह देना, भारत सरकार और राज्य सरकारों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा के बारे में सलाह और दिशा निर्देश देना। सुझाव देना, खुली और दूरस्थ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना। कार्यक्रम बनाना, यह उन लोगों के लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम तैयार करता है जिन्हें स्नातक से पहले की पढ़ाई और रोजगार के लिए कौशल की ज़रूरत है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाना,
दूरस्थ शिक्षा के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम और पढ़ाई की सामग्री बनाने में मदद करना। प्रभावी शिक्षण प्रणाली बनाना, अपने से जुड़े संस्थानों के लिए ऐसी सीखने की प्रणाली बनाना जो प्रभावी हो। अनुसंधान और विकास, रिसर्च करके खुली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाना। क्षमताओं को बढ़ावा देना, अलग अलग तरीकों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली विद्यालय शिक्षा में क्षमता और अच्छी गुणवत्ता वाले संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। उसके बाद अगला पॉइंट है सस्ती शिक्षा, बहुत ही कम लागत में शिक्षा उपलब्ध कराना। सुविधाजनक केंद्र, परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा देना। दूरस्थ छात्रों के लिए व्यवस्था, दूरस्थ शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए सुविधाएं और संस्थान उपलब्ध कराना। अध्ययन सामग्री, छात्रों को पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराना। तो ये थे एनआईओएस के गुण, एनआईओएस के उद्देश्य और कार्य। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक गुणवत्ता के आयाम कौन कौन से हैं। देखिए शैक्षिक गुणवत्ता के आयाम निम्नलिखित है। शैक्षिक गुणवत्ता यानी शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिन्हें 6 As के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है। पहला, आकलन, असेसमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। शिक्षा व्यवस्था का लगातार मूल्यांकन करते रहने से उसकी गुणवत्ता में सुधार आता है। यह पता चलते रहता है कि क्या सही चल रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्वायत्तता, ऑटोनोमी। स्कूलों को यह आज़ादी देना जरूरी होता है कि वे अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करें। जब स्कूलों के पास खुद से फैसले लेने की आज़ादी होती है तो वे अपने यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से सुधार कर पाते हैं। उसके बाद है जवाबदेही, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। आज़ादी के साथ साथ जवाबदेही भी जरूरी है। इसका मतलब है कि अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों, स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और समुदाय के लोगों की सामूहिक भागीदारी पर निर्भर करती है। हर किसी को अपने काम के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। शिक्षक का ध्यान, अटेंशन ऑफ टीचर्स। सोच से पता चलता है कि एक अच्छा शिक्षक बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल कर लेता है, जिससे सीखने के नतीजे बेहतर होते हैं। शिक्षकों को छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। पूर्व बाल्यावस्था विकास पर ध्यान, अटेंशन टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ECD। छोटे बच्चों के शुरुआती विकास पर ध्यान देना सबसे अच्छा निवेश है। यह देखा गया है कि अच्छी गुणवत्ता वाले पूर्व बाल्यावस्था कार्यक्रम बच्चों की शैक्षिक सफलता को बढ़ाते हैं। संस्कृति पर ध्यान, अटेंशन ऑफ कल्चर। स्कूल की संस्कृति जैसे माहौल, मूल्य, आपसी व्यवहार शिक्षा की गुणवत्ता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक सकारात्मक और समावेशी संस्कृति सीखने में मदद करती है। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 25 क्वेश्चन नंबर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, जिसे हम लोग NCF 2005 भी बोलते हैं। यह क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, NCF 2005 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस होता है, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन के तरीकों के बारे में निर्देश दिशा देता है। पहला इसका पॉइंट है पृष्ठभूमि। सन 2004 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की एक बैठक बुलाई। यह बैठक 14 से 19 जुलाई 2004 तक 6 दिनों तक चली। इसमें यह तय किया गया कि नई सदी के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। समीक्षा की आवश्यकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हर 5 साल बाद उसकी समीक्षा करने को कहा गया था। 2000 में एक समीक्षा हो चुकी थी, इसलिए 2005 में दोबारा समीक्षा करनी थी। दस्तावेज का प्रकाशन, इस समिति ने मिलकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 नामक दस्तावेज तैयार किया और इसे दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया। फोकस समूह, इस रूपरेखा को बनाने के लिए शिक्षाविदों और विभिन्न विशेषज्ञों के 21 फोकस समूहों की मदद ली गई। इन समूहों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया। NCF 2005 के मुख्य बिंदु हैं शिक्षा का लक्ष्य, शिक्षण में बदलाव, भारतीय भाषाओं का शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षा, गणित शिक्षा, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, आवास और सूचना, विज्ञान और सूचना या सूचना और संचार का मतलब है, कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच, दस्तावेजों की धरोहर, शायद सांस्कृतिक विरासत से संबंधित, कार्य और शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की समस्याएं, शिक्षा में जेंडर लिंग के मुद्दे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा,
पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें। पाठ्यचर्या में नए बदलाव और प्रक्रिया के लिए जरूरी उपाय और परीक्षा सुधार है। तो देखिए ये जो थे इसके मुख्य बिंदु है। एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षा का लक्ष्य जो है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षा में समय समय पे बदलाव भी होना चाहिए। भारतीय भाषाओं का शिक्षण होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षण भी होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण भी होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का भी शिक्षण होना चाहिए। और इसमें आवास और सूचना के बारे में भी बताना होगा। कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच ये सब्जेक्ट भी शामिल होंगे। दस्तावेजों की धरोहर भी शामिल होगी। कार्य और शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास पर ध्यान दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति और जाति के बीच में के बच्चों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। शिक्षा में जेंडर के मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बारे को भी शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा इसे भी शामिल किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा यानी उन पे जो है कौन कौन सी सुविधा उनको प्रदान करना है ये भी शामिल किया जाएगा। उनके लिए कैसी शिक्षा की व्यवस्था हो वो भी शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद है शांति के लिए शिक्षा, ये होगा। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें कैसी होगी इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यचर्या में नए बदलाव और प्रक्रिया के लिए ज़रूरी उपाय किए जाएंगे। परीक्षा में कैसे सुधार किया जाए ये भी इसमें शामिल होगा। तो ये एनसीएफ 2005 था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। 26 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, केंद्रीय विद्यालय का संगठन से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल है। इनका संगठन इस प्रकार है कि नियंत्रण, केंद्रीय विद्यालयों की व्यवस्था भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के तहत की जाती है। यह मंत्रालय का एक स्वतंत्र निकाय है यानी अपने नियम बनाने वाला संगठन है। शुरुआत कब हुई थी? भारत सरकार ने 1962 में वेवन आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना पर काम करना शुरू किया था। इसका अधिग्रहण और गठन 1963 में शिक्षा मंत्रालय ने उन स्कूलों का अधिग्रहण करके उन्हें शुरू किया जो पहले से केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्वशासी निकाय का गठन 1965 में इसे एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में एक स्वशासी निकाय यानी जिसे अपने नियम बनाने और खुद चलाने की आज़ादी हो के रूप में गठित किया गया। ये स्कूल मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए है ताकि उनके माता पिता के बार बार तबादला होने पर भी उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। यानी इसका मतलब ये जो है किसके लिए है? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता का तबादला होता रहता है, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। देखिए 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, शैक्षिक अवसरों की समानता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसके प्रावधान क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ, शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब है एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना जहां समाज के सभी लोगों को, चाहे वे पिछड़े हो, गरीब हो या किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, लिंग के हो या आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, उन्हें समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं मिले। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी को एक जैसी शिक्षा मिले, बल्कि यह है कि हर बच्चे को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के सबसे अच्छे अवसर मिले ताकि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। इसका सीधा सा अर्थ है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसके लिए किए गए प्रावधान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सबसे पहले कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य किया गया। इसके बाद कक्षा 6 से 8 की शिक्षा को भी मुफ्त और अनिवार्य किया गया। इस लक्ष्य को 1995 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया गया था। पिछड़े और वंचित लोगों के लिए शिक्षा। पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य कमजोर या वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आर्थिक सहायता और छात्रवृत्तियाँ। वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें विशेष छात्रवृत्तियाँ भी मिलेगी। विशेष बच्चों के लिए स्कूल। मंदबुद्धि, मानसिक रूप से कमज़ोर और विकलांग बच्चों के लिए अलग से विशेष स्कूल खोले जाएंगे ताकि उनकी ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा दी जा सके। आवासीय विद्यालय यानी बोर्डिंग स्कूल। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 पर ऐसे विद्यालय खोले जाएंगे
जहां ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों SC/ST के होशियार छात्रों के लिए आवासीय रहने की सुविधा के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। पब्लिक स्कूलों और उच्च शिक्षा में आरक्षण। पब्लिक स्कूलों और ज़्यादा फीस वाले उच्च शिक्षा के कॉलेजों महाविद्यालयों में गरीब और मेधावी होशियार छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी। इन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लैंगिक समानता यानी स्त्री पुरुष समानता। स्त्री और पुरुष की शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्रियों को पुरुषों की तरह ही कानून, आयुर्विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, तकनीकी और प्रबंध मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है 28। ये है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के कार्य को लिखें। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAAC, ठीक है, एक ऐसी संस्था है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है और उन्हें मान्यता देती है। NAAC का मुख्य कार्य क्या है? पहला, गुणवत्ता का मूल्यांकन और मान्यता। इसका मुख्य काम महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEI की गुणवत्ता के स्तर को समझना है। यह उन संस्थानों के लिए मूल्यांकन करती है, उन्हें प्रत्यायन मान्यता देती है। मूल्यांकन के पहलू। NAAC इन संस्थाओं का मूल्यांकन कई पहलुओं पर करती है, जैसे उनकी शैक्षणिक प्रक्रियाएं और उनके परिणाम कैसे हैं, पाठ्यक्रम की व्यवस्था कैसी है, शिक्षण और ज्ञान देने की प्रक्रिया कैसी है, संकाय सदस्य की योग्यता और प्रदर्शन कैसा है, अनुसंधान कार्य कैसा है, आधारभूत सुविधाएं जैसे इमारत, लाइब्रेरी आदि है कि नहीं, अध्ययन के संसाधन कैसे हैं, संस्था का संगठनात्मक ढांचा कैसा है, अधिशासन यानी प्रबंधन का तरीका कैसा है, आर्थिक सुदृढ़ता ठीक है कि नहीं, विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं कैसी है। कुल मिलाकर यह संस्थान के कार्य प्रदर्शन को गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन करती है। इसका समन्वय और जागरूकता। दिल्ली में स्थित NAAC का कार्यालय उत्तरी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करता है। यह इन क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का काम भी करता है। इस अन्य विविध कार्य कौन कौन से इसके? अन्य विविध कार्य विज्ञान से संबंधित सामग्री जैसे दिशा निर्देशन बनाना, मूल्यांकनकर्ताओं जो मूल्यांकन करते हैं की जानकारी को बेहतर बनाना, सरकारी, वैधानिक, कानूनी और नियामक नियम बनाने वाले मंडलों से संपर्क स्थापित करना, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में केंद्रीय विभाग के रूप में काम करना। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि NAAC यह सुनिश्चित करती है कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सके। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। हम लोगों ने टोटल 28 क्वेश्चन किया और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने पढ़ा। आशा करता हूँ इतना पढ़ने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो कम से कम आपको पास कराने के लिए हो जाए। तो अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।